होती हैं या हमारे उपयोग में आती हैं। तो अब यहाँ पर हम मानव को संसाधन के रूप में कैसे देखेंगे? जी हाँ, मानव भी एक संसाधन है। अगर देखा जाए कि मानव बहुत से कार्य को संपन्न करने में उपयोगी होता है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मानव भी क्या है? एक संसाधन है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते, चैप्टर करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो चलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण व चिकित्सा सेवाओं में निवेश करने से सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाता है, तो ये जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। अतः यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को शिक्षा व ट्रेनिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो है अलग अलग या विभिन्न प्रकार के सेवाओं में, सर्विस में जाता है और वहाँ पे क्या वो एक संसाधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो, वहाँ पे भी संसाधन के रूप में काम कर रहा है वो। ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल चीज़ों में जाता है, तो हर जगह देखा जाए तो मानव के द्वारा ही सारे काम संपन्न हो रहे हैं। अगर हम बात करें, सिर्फ मशीनों से काम संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि मानव जो है ना, वो सबसे बड़ा संसाधन यहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, और जनसंख्या को हम जब सही शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तभी वो व्यक्ति जो है संसाधन के रूप में यूज़ हो पाएगा। अगला है मानव पूंजी। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना। इसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक स्किल का इस्तेमाल करके चीज़ों का निर्माण करना। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान पे कोई नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन नहीं थे इसके पास। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना तेज़ यानी कि ग्रो कैसे कर पाया, क्या वजह थी? तो इसने जो अपना एफ़र्ट्स लगाया है या जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इसने किया, वो मानव संसाधन पर किया। और यहाँ के लोग जो थे, ठीक है, वो शुरू से ही बहुत ही एफ़र्टफुल, काफ़ी मेहनती थे यहाँ पर। ठीक है, और अभी भी हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे जो मानव संसाधन है, उसकी वजह से ही ये देश आगे बढ़ पाया। ठीक है, बाकी अगर देश की बात करें, सऊदी अरेबिया देख लो आप, तो वहाँ पे क्या है ना, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तेल के भंडार हैं। ठीक है, तो वो उनके बेस पे आगे बढ़ गए। लेकिन जापान आगे क्यों बढ़ा? इनके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे। ये आगे बढ़ पाया सिर्फ अपने लोगों की वजह से। और यहाँ के जो मानव संसाधन हैं, वो बहुत ही मेहनती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रक में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, फिर द्वितीय क्षेत्रक और उसके बाद है तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इसमें प्रकृति से जुड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, वानिकी यानी कि वन वगैरह। ठीक है, इसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन। ठीक है, और भी इसमें वर्क आ सकते हैं। इसके बाद हमारा आएगा द्वितीय क्षेत्रक, उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं। और उत्खनन पता आपको यहाँ पर, ठीक है, खनन से संबंधित है ये। और विनिर्माण का मतलब हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र में चीज़ें जो आती हैं उनका इस्तेमाल करके, ठीक है, कुछ मूल्यवान चीज़ों का निर्माण करना विनिर्माण में शामिल है। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना। अगर हम बात करें कि विनिर्माण है क्या, अब मान लो एक बिस्किट की एक फैक्ट्री है। ठीक है, तो बिस्किट कैसे बनेगा? बिस्किट बनेगा, मान लो जो मैदा होता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, चीनी है, तो चीनी जैसे गन्ने से बनती है, गन्ना कहाँ से आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि से आ रहा है। ठीक है, तो कृषि से या खेतीबाड़ी या पशुपालन का इस्तेमाल जो करके इंडस्ट्री क्या करती है, उनका इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ बनाती है जो मूल्यवान हो। यानी कि एक बिस्किट देखा जाए तो बिस्किट सस्ते दाम में बना, लेकिन वो जब वो बनाने का प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद बन के जब निकल रहा है, तो महंगा बिकेगा। ठीक है, या और भी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री बनाती है उनको, और वापस क्या करती है, उनको मार्केट में बेचती है और हाई रेट पे बेचती है, मूल्यवान वस्तु बन जाती है क्योंकि वो। ठीक है, तो ये द्वितीय क्षेत्रक में आ गया, विनिर्माण आ गया। ठीक है, इसके बाद ये रखा है गन्ने से चीनी बनाना। बिल्कुल, तो चीनी बना, पहले गन्ना है, गन्ना क्या है, चीनी से सस्ता ही होगा, लेकिन चीनी जब बनेगा तो क्या होगा, महंगा बिकेगा। ठीक है, कपास से सूत बनना। ठीक है, तो ये क्या है, विनिर्माण के अंदर आ जाता है। आई होप आपको ये द्वितीय क्षेत्रक समझ आ गया होगा।
अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की और उसकी सेवाओं के बारे में। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आ जाती हैं, सर्विस आ जाती हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के अगर देखा फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, वस्तुओं को उत्पादन किया जाएगा या सेवाओं को, सर्विस हम कह सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, जो साधन हो गए, यातायात के साधन हो गए, ये किस में आएंगे? तृतीय सेवा, सर्विस एक तरीके से। ठीक है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में ये विकसित विकास तभी हो पाता है जब तृतीयक सेवा क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, आगे हम बात करेंगे व्यापार में। व्यापार क्या है? सर्विस में आ जाता है। बैंकिंग सर्विस में आ जाता है। बीमा आ गया, परिवहन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन आ गया, स्वास्थ्य हेल्थ आ गया इसमें, शिक्षा एजुकेशन आ गया इसमें, पर्यटन यानी कि टूरिज़्म आ गया इसमें। हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का महत्व है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ज्ञान और कौशल में वृद्धि। यानी शिक्षा क्या करती है? हमें एक ज्ञान देती है, इसके साथ साथ हमारे स्किल्स को क्या करती है? बेहतर वे डेवलप कर पाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एक ज्ञान को प्राप्त करता है, इसके साथ उसके अंदर एक स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारा नए अवसर प्रदान कराना, कि शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है लाइफ में, जॉब को लेकर, अवसरों को लेकर। ठीक है, हम खाली नहीं बैठ सकते, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं यहाँ पर, हम सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ऐसे लोग जो सक्षम हैं, जिनके अंदर स्किल है, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, यहाँ पे कहेंगे हम यहाँ पर ऐसे लोग जो इस जिनके अंदर स्किल है, ठीक है, जो काम कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनके पास अवसर रहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आय में वृद्धि करना। ठीक है, कि जो कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा इनकम भी क्या होती है, एक जो लेवल होता है ना इनकम का, वो बढ़ जाता है। कि आजकल समाज में ये हो रहा है कि डिग्री की जितनी वैल्यू होती है, डिग्री की वैल्यू क्यों होती है? कि जिस व्यक्ति ने जितनी ज़्यादा डिग्री हासिल कर रखी है, ठीक है, और जितनी हायर लेवल की डिग्री हासिल कर रखी है, उसकी सैलरी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा नई आकांक्षाएं प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि नई नई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है व्यक्ति को। इसके साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, कि नेशनल जो इनकम होती है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जब इनकम उसकी बढ़ जाती है, शिक्षा के द्वारा इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं से वो पे तो ज़रूर करेगा, जितनी चाहिए चीज़ें खरीदेगा उस पर टैक्स वो देगा। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्र की जो इनकम होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि। अगर देखा जाए कि संस्कृति, किसी भी देश की संस्कृति तभी बच सकती है जब उस देश में लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, वो अपने संस्कृति को समझ सकेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे भी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाना। कि प्रशासन बेहतरीन कब हो पाएगा? जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, चीज़ों को समझ पाएगा कि गलत क्या है, सही क्या है, या देश की आपूर्ति कैसे पूरी करनी है, देश को आगे कैसे लेके जाना है। और पढ़ाई लिखाई के द्वारा ही व्यक्ति देश के प्रशासनिक कार्यों से जुड़ सकेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जीवन स्तर में सुधार। कि देखा जाए अगर, तो पढ़े लिखे लोग जो हैं, मैं सबकी बार बार ये कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, रीज़न इज़ दैट कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किताबी कीड़े रह जाते हैं ज़िंदगी भर, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो हुनर नहीं है या उन्होंने वो स्किल सीखी नहीं है कि लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना ज़रूरी होता है। तो जीवन स्तर में सुधार कब हो पाता है? जब वो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, इम्पोर्टेंस को समझेंगे, या फिर एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति होते हैं, उनकी लाइफ बेहतरीन हो जाती है। और बेहतरीन क्यों हो पाती है? क्योंकि पढ़ाई उन्होंने इतनी अच्छी कर रखी होती है, इसके साथ वो सक्षम होते हैं, स्किल होता है उनके पास, तो उनके जीवन में क्या होता है? जीवन स्तर में जो होता है सुधार आ जाता है। ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छी हो जाती है उनकी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं दो प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की। पहला है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। तो आइए समझते हैं बाजार क्रियाओं को। वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। तो ऐसे सभी काम जिनका मुख्य उद्देश्य वेतन अर्जित करना या लाभ कमाना है, ये सभी बाजार क्रिया में सम्मिलित होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे गैर बाजार क्रियाओं की। तो इसकी डेफिनेशन होगी स्व उपभोग के लिए उत्पादन,
इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग एवं अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। उदाहरण बागवानी। तो गैर बाजार क्रियाएं हैं क्या, बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे कि गैर बाजार क्रियाएं का मुख्य उद्देश्य होता है कि खुद के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, वो खुद